यहाँ तक जो मैंने चीजें बताई, अब तक जो जो चीजें इस प्रोजेक्ट में हुई वो सारी चीजें मैंने बताई। अब हम करेंगे वैल्यू एनालिसिस इस प्रोजेक्ट के प्लान का। उसके बाद भी कुछ टेक्निकल चीजें जो हैं हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेस जानते हैं ये प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या। क्रिप्टो डाओ, डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इसका कोई भी ओनर नहीं होता, और ये पॉसिबिलिटी केवल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे एक एल्गोरिदम बना करके उसको आप फॉरएवर रिनाउंस कर सकते हैं, यानी ओनर की कनेक्टिविटी या एडमिनिस्ट्रेशन को आप रिनाउंस करके, यानी जैसे कि आप साधारण भाषा में समझे कि किसी लॉकर को लॉक किया और चाबी समुद्र में फेंक दी, जिसको दोबारा कभी खोला नहीं जा सकता, जिसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं की जा सकती। तो जो क्रिप्टो डाओ है एक ऑन चेन बैंकिंग है। ऑन चेन बैंकिंग को समझने के लिए, यानी डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम से। सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम जो होता है, यानी सेंट्रलाइज का मतलब कोई गवर्निंग बॉडी उसको सेंट्रलाइज कर रही है, यानी ऑपरेट कर रही है, मैनेज कर रही है। जैसे अगर हम भारत सरकार के सेंट्रलाइज सिस्टम को समझें, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम को समझे, तो यहाँ का गवर्निंग अथॉरिटी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रलाइज बैंकिंग क्या होता है कि फिएट करेंसी, किसी भी देश का जो करेंसी होता है उसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं। उस करेंसी को प्रिंटिंग से लेकर के उसको इंटरेस्ट रेगुलेशन से लेकर के जितनी भी सारी चीजें फिएट करेंसी से रिलेटेड होती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम। सिमिलरली क्रिप्टो के केस में ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो के मिंटिंग प्रोसेस से लेकर के या माइनिंग प्रोसेस से लेकर के, और डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम या क्रिप्टो बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रेगुलेशन से सारी संबंधित चीजें जो मैनेज होती हैं वो ब्लॉकचेन पे होती हैं। वो ऑटोमेटेड कोड के आधार पे होती हैं, जिसको कोई भी गवर्निंग बॉडी जो है मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकती। आप लोगों ने सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम में कुछ त्रुटियां भी देखी होंगी, जैसे आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपके अकाउंट से कोई फंड चोरी कर सकता है, आपका बैंक आपके सिस्टम पे एडिशनल डिडक्शंस कर सकता है या एडिशनल चार्ज लगा सकता है। सिमिलरली इसके अंगेंस्ट ऑन चेन बैंकिंग सिस्टम में इस तरह की त्रुटियां नहीं होती। एक बार कोड को मैनेज करके डिप्लॉय कर दिया जाता है तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंशिएट से समझ सकते हैं कि ऑन चेन बैंकिंग सिस्टम ज्यादा कन्वीनियंट है देन सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम। क्लियर? दूसरा, यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और फॉर एवर होती है। उन ट्रांजेक्शन को कभी रिमूव नहीं किया जा सकता और मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। तो साथियों, ऑन चेन बैंकिंग सिस्टम इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ क्रिप्टो डाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम में आप अपने फिएट करेंसी को डिपॉजिट करके इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, इसी प्रकार डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम में भी आप अपने क्रिप्टोज को डिपॉजिट करके इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्रिप्टो क्या है, वो है प्रो टोकन। इन क्रिप्टो डाव का बेसिक जो नेटिव जो टोकन है वो है प्रो। तो प्रो टोकन को आप अलग अलग टाइम फ्रेम में यहाँ पे लॉक करके इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा जो लॉक इन फ्रेम है वो 24 घंटे यानी एक दिन का है। आप चाहें तो एक दिन के लिए स्टेक करके भी इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, और ठीक 24 घंटे के बाद अपने कैपिटल को आप विड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी ये वन डे टाइम फ्रेम को आप ट्रीट कर सकते हैं लाइक दैट योर सेविंग अकाउंट। उसके बाद आपने देखा होगा सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम में एफडीज होती हैं। तो यहाँ पे 30 दिन का फिक्स डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज एंड 540 डेज। लेकिन यहाँ की एफडी में और सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम की एफडी में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम में जो एफडी होता है आपका कैपिटल और आपका इंटरेस्ट टेन्योर खत्म होने के बाद ही आप रिलीज कर सकते हैं। उससे पहले करेंगे तो आपका एडिशनल चार्जेस जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका जो स्टेक होता है लाइनरी स्टेक होता है, यानी आपने 30 दिन के लिए स्टेक किया है तो आपका कैपिटल 30 दिन से डिवाइड होकर के एवरी डे रिलीज होता है। आपने 90 डेज के लिए स्टेक किया तो आपका कैपिटल 90 डेज से डिवाइड होकर के एवरी डे रिलीज होता रहता है। ठीक है। दूसरा, टेन्योर खत्म होने के बाद भी उस पर इंटरेस्ट चालू रहता है। बैंकिंग सिस्टम में आपने सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम में आपने 1 साल की एफडी कराई है तो ठीक 365वें दिन उस पर इंटरेस्ट जनरेट होना बंद हो जाता है। या तो आप उसको री एफडी कराएंगे या आप उसको विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप 360 दिन 540 दिन के बाद भी होल्डिंग रखते हैं तो उस पर आपका सिमिलर इंटरेस्ट जो है कंटिन्यू रहता है। तो साथी ये तो था आपके टाइम फ्रेम, लॉक इन फ्रेम, आप किस किस टाइम के लिए स्टेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने प्रो टोकन स्टेक करने के अगेंस्ट मिलता क्या है।
यहाँ पे बेसिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी टाइम फ्रेम में लॉक करने पर आपको मिलता है 0.5% टू 9% 9.9% डेली, यानी मिनिमम 15% महीने का और मैक्सिमम 27% महीने का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको यहाँ पे गेन होता है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में लॉक करें। लेकिन एडिशनल टाइम फ्रेम यानी बड़े टाइम फ्रेम में लॉक करने से आपको इंटरेस्ट रेट आपका बूस्ट हो जाता है। कैसे बूस्ट होता है? यानी अगर आप 30 दिन के टाइम फ्रेम में लॉक करते हैं तो बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% जो इंटरेस्ट है आपको ज्यादा मिलता है। 90 डेज का लॉक इन पीरियड आप सिलेक्ट करते हैं तो 10% रेट आपको ज्यादा मिलता है। अगर आप 180 दिन का लॉक इन फ्रेम चूज करते हैं तो आपका 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बूस्ट हो जाता है। 360 दिन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% बूस्ट हो जाता है और 540 दिन के लिए लॉक करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 45% बूस्ट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे साथियों जो कंपाउंडिंग है, हर 12 घंटे में आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता है, यानी 12 घंटे के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके कैपिटल में जुड़ जाता है और अगले 12 घंटे का जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस टोटल अमाउंट के आधार पे आपको मिलता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है हर 12 घंटे में। तो साथियों अब हम समझते हैं एनुअल परसेंटेज यील्ड, यानी एक साल का पोटेंशियल रिटर्न आपका क्या हो सकता है। आपने किसी भी टाइम फ्रेम में अपने फंड्स को स्टेक किया और एक साल तक अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपका कैपिटल जो है कितने गुना हो सकता है। आप एक दिन के लिए लॉक करते हैं और 360 दिन तक अपने कैपिटल को विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपके जो स्टेक किए गए टोकन हैं वो लगभग 8.5 गुना हो जाते हैं ठीक 360 दिन में। अगर आपने 30 दिन का लॉक इन पीरियड सिलेक्ट किया है तो आपके टोकन की संख्या जो है 12.5 गुना तक हो सकती है। 90 दिन का लॉक इन पीरियड आपने सिलेक्ट किया है तो आपकी टोकन की संख्या लगभग 18.5 गुना तक हो सकती है। 180 दिन के लॉक इन पीरियड पे आपकी जो टोकन की संख्या है वो लगभग 27 गुना तक हो सकती है। 360 दिन के लॉक इन पीरियड में आपके टोकन की जो संख्या है लगभग 37 गुना तक हो सकती है और 540 दिन के लॉक इन पीरियड में आपकी टोकन की संख्या 49 गुना तक हो सकती है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने समझा कि आप अपने टोकन को स्टेक करके इंटरेस्ट कैसे गेन कर सकते हैं और सालाना आपका रिटर्न पोटेंशियल क्या है। अब हम समझेंगे कि क्रिप्टो डाउ में दो प्रकार के स्टेकिंग है। एक तो आपका डायरेक्ट स्टेकिंग है जहां पे आपको BEP20 USDT से प्रो टोकन परचेज करना होता है और प्रो टोकन को स्टेक करना होता है। दूसरा यहाँ पे है एलपी डिस्काउंट बॉन्ड मैकेनिज्म। एलपी डिस्काउंट बॉन्ड मैकेनिज्म में आपको डायरेक्ट यूएसडीटी लिक्विडिटी में डिपॉजिट करने होते हैं जिससे ऑटोमेटिकली आपका टोकन जो है आपके अकाउंट पे स्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 लॉक इन ऑप्शन मिलते हैं, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज और 540 डेज। तो इन सभी टाइम फ्रेम के आधार पे आपको टोकन के प्राइस में कुछ डिस्काउंट मिलता है। जैसे 90 दिन के लॉक इन फ्रेम के लिए, लॉक इन पीरियड के लिए आप बॉन्ड परचेज करते हैं तो डिस्काउंट जो है 0 to 5% आपको मिलता है। यानी अगर 90 दिन के लिए आपने $100 का बॉन्ड परचेज किया है तो आपके अकाउंट में $105 का स्टेक जो है प्रो टोकन हो जाता है अगर आपका डिस्काउंट उस समय 5% चल रहा है। तो जब आप इनके डैप एप्लीकेशन पे स्टेक करने के लिए जाते हो तो वहां पे उस समय चल रहा डिस्काउंट आपको दिखाई देता है। अगर वो 5 चल रहा है तो 5 चलेगा, 4 चल रहा है तो आपको 4 मिलता है। सिमिलरली अगर आप 180 डेज का टाइम फ्रेम चूज करते हैं तो आपको 0 to 15% का डिस्काउंट मिलता है। 360 दिन का टाइम फ्रेम चूज करते हैं तो आपको 0 to 20% डिस्काउंट मिलता है। 540 दिन का टाइम फ्रेम आप चूज करते हैं तो आपको 0 to 25% का जो है डिस्काउंट मिलता है। अब आपका डायरेक्ट स्टेकिंग में और बॉन्ड परचेज करके स्टेकिंग करने में क्या डिफरेंस है? आपको जब आप बॉन्ड परचेजिंग के द्वारा स्टेक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है और जब आप डायरेक्ट टोकन परचेज करके स्टेक करते हैं तो यहाँ पे आपको बूस्टर आरओआई मिलती है, यानी आपकी बेसिक आरओआई पे आरओआई जो है अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी बूस्ट हो जाती है 45% तक। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता और वहां पे आपको बूस्टर नहीं मिलता। बॉन्ड में आपको बूस्टर नहीं मिलेगा और डायरेक्ट स्टेकिंग में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट स्टेकिंग में और एलपी बॉन्ड मैकेनिज्म में। अब आपकी ये कैलकुलेशन का पार्ट है कि आपको जिसमें ज्यादा बेनिफिट लगता है तो आप उस माध्यम को अपने प्रो टोकन को स्टेक करने के लिए चूज कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ तक हमने बात की कि ये जो स्टेकिंग प्रोग्राम है, इन्वेस्टर का जो पार्ट है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं रेफरल इनकम की तरफ। तो रेफरल प्रोग्राम में पहली जो इनकम है
इनविटेशन रिवार्ड मैकेनिज्म है, यानी पहले लेवल से आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड का यानी आरओआई का 10% मिलता है और दूसरे लेवल से आपको आरओआई का 5% मिलता है। ये इनकम 2 लेवल से ही आपको रिसीव होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकम की, V3 प्रो कम्युनिटी मैनेजमेंट रिवॉर्ड, यानी कम्युनिटी बिल्ड करने पे जो आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये एक हैंडसम और बहुत बड़ी इनकम आप लोग के लिए हो सकती है। तो यहाँ पे V1 से लेकर के V15 तक जो है क्वालिफाइंग लेवल्स हैं। पहले हम V1 से लेकर के V6 तक डिस्कस करते हैं। इवन V15 तक जो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, आपका पर्सनल जो अकाउंट है कितने का होना चाहिए। V1 से लेकर के V15 तक आपको मिनिमम और मैक्सिमम सेल्फ जो अकाउंट होता है वो $100 वैल्यू ऑफ प्रो टोकन का आपको मेंटेन रखना होता है। यहाँ पे अनदर प्लेटफॉर्म्स की तरह आपको जैसे जैसे आपका लेवल बड़ा होगा, आपको अकाउंट में रीडिपोजिट या अपने अकाउंट का साइज बड़ा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, 2 गुना या 3 गुना कमाने के बाद आपको रीटॉप अप करने की भी जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि आप $100 के अकाउंट से $100 मिलियन भी आप इस प्रोजेक्ट में कमा सकते हैं। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है आपके डायरेक्ट वैलिड अकाउंट्स की होती है। V1 से लेकर के V3 तक आपके 3 डायरेक्ट वैलिड अकाउंट होने चाहिए। V4 से लेकर के V6 तक जो है 5 डायरेक्ट वैलिड, टोटल 5 वैलिड अकाउंट होने चाहिए। और V7 से लेकर के V15 तक आपके टोटल डायरेक्ट जो वैलिड अकाउंट है वो मैक्सिमम 10 होने चाहिए। तो जो है अब हम बात करेंगे बिजनेस आपको पर लेवल कितना रिक्वायर होता है और उससे आपको कितनी इनकम मिलती है। V1 क्वालिफाई करने के लिए आपके टोटल टीम का जो स्टेकिंग है वो $5000 वैल्यू ऑफ प्रो टोकन होना चाहिए। क्लियर। तो जैसे ही आपका बिजनेस कंप्लीट होता है और आपकी 3 डायरेक्ट अकाउंट कंप्लीट होते हैं और आपका अकाउंट मिनिमम $100 पे होता है, तो आपको पूरी टीम द्वारा अर्न किए गए स्टेकिंग रिवार्ड का 15% मिलता है, यानी आरओआई ऑन आरओआई, साधारण भाषा में इसको आप समझ सकते हैं। V2 क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल टीम का जो बिजनेस रिक्वायर्ड होता है वो 15,000 होता है और यहाँ पे आपको जो टोटल टीम के स्टेकिंग रिवार्ड का 25% मिलता है। जो ये प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ये डिफरेंस के आधार पे होता है, यानी आप अगर V2 हैं और आपका डाउनलाइन V1 है तो V1 तक का 15% V1 को मिलता है और उसकी टीम पे डिफरेंस का 10% जो है वो आपको मिलता है। इसी प्रकार V3 पे आपका टोटल जो बिजनेस है वो $45,000 होना चाहिए, तो आपको टोटल टीम के स्टेकिंग रिवार्ड का 35% मिलता है। V4 पे आपका टोटल जो टीम स्टेकिंग है वो $1,50,000 होना चाहिए, तो आपको टोटल टीम के स्टेकिंग रिवार्ड का 45%। V5 पे टोटल बिजनेस जो रिक्वायर्ड है $4.5 लाख है और तो आपको स्टेकिंग रिवार्ड का जो है 55%। V6 पे टोटल टीम जो बिजनेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो $10.5 लाख है, तो आपको टोटल टीम के स्टेकिंग रिवार्ड का 65% जो है आपको मिलता है। तो यहाँ पे V1 से लेकर के V6 तक की बातें हमने डिस्कस की। दूसरा यहाँ पे एक वैल्यूएबल पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि V1 से लेकर के V6 तक का जो क्वालिफिकेशन है आप सिंगल लेग से भी कर सकते हैं, यानी आपके डायरेक्ट की एलिजिबिलिटी कंप्लीट होना चाहिए और रिमेनिंग बिजनेस अगर केवल एक ही लेग में हो रहा है तो भी आप V6 तक की क्वालिफिकेशन जो है पूरी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। V7 से जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट है वो 2 लेग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी V7 क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 अलग अलग टीम से V6 क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आपको टीम के टोटल स्टेकिंग रिवार्ड का 75% मिलता है। V8 के लिए आपके 2 अलग अलग टीम से V7 तो आपको 85%, V9 के लिए 2 अलग अलग टीम से V8 तो 95%, V10 के लिए 2 अलग अलग टीम से V9 तो आपको 105%, V11 के लिए अलग अलग टीम से V10 तो आपको 115% और V12 के लिए आपको अलग अलग टीम से V11 क्वालिफाइड कराना होता है, तो आपको 125% जो है टोटल टीम के स्टेकिंग रिवार्ड से मिलता है। अब बात करते हैं V13, 14 एंड 15 की। सिमिलरली V13 के लिए आपको 2 अलग अलग टीम से V12 क्वालिफाई कराना होता है, तो आपको 135% जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड का मिलता है पूरी टीम से। और V14 के लिए आपको 2 अलग अलग टीम से V13 क्वालिफाइड होने पर आपको पूरी टीम का 145% जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड से मिलता है। V15 जो कि हायर रैंक है, तो यहाँ इसको क्वालिफाई करने के लिए 2 अलग अलग टीम से आपको V14 रिक्वायर्ड होता है और टोटल टीम के स्टेकिंग रिवार्ड से आप 125% तक 155% तक जो है आप अर्न कर सकते हैं।
साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंशियल प्लान है। आपके लेवल के और आपकी टीम के लेवल के डिफरेंस के आधार पे इनकम आपको होती है। अगर किसी लेग में आप मान लो V15 क्वालिफाई कर चुके हैं और किसी लेग में आपका कोई भी क्वालिफायर नहीं है, तो उस टीम के स्टेकिंग रिवार्ड का इन्वेस्टर को 100% जाएगा, तो आपको 155% आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो मॉडल है वो डिफरेंस के आधार पे है। अब हम बात करते हैं थर्ड इनकम की, जिसको नाम दिया गया सेम एंड सरपास लेवल बोनस। यानी कि आप मान के चलो किसी भी रैंक पे हैं, चाहे आप V1 हैं, चाहे आप V5 हैं, चाहे आप V15 हैं। सॉरी, V15 तो ऑलरेडी हाई रैंक है। यस, यहाँ भी सेम लेवल पे आपका डाउनलाइन आ सकता है। अगर आप किसी भी रैंक पे हैं और आपका डाउनलाइन सेम लेवल पे आ जाता है या आपसे बड़ा रैंक अचीव कर लेता है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा कमाए गए टोटल पैसे का 10% आपको सेम एंड सरपास लेवल के तौर पे रिसीव होता है। तो साथियों, यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि रेफरल इनकम जो 3 इनकम है यहाँ पे, पहला इनविटेशन रिवॉर्ड, दूसरा V3 कम्युनिटी मैनेजमेंट रिवॉर्ड और तीसरा जो है सेम एंड सरपास लेवल। तो ये 3 प्रकार की जो रेफरल इनकम इस प्लान में है और तीनों ही इनकम जो है बहुत ही शानदार इनकम इस प्लान में दी गई है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपनी टीममेट से करवाते हैं, तो आपका जो कैपिटल गेन है वो कितनी स्पीड से हो सकता है। यहाँ पे सबसे छोटा जो क्वालिफिकेशन है वो V1 है, और V1 क्वालिफाई करने के लिए सेल्फ फंड से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मात्र $5,100 की रिक्वायरमेंट होती है। इसको ऑर्गेनाइज वे से इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है कि आपने $100 का सेल्फ अकाउंट लगाया और उसके डायरेक्ट $100 के 2 अकाउंट लगाए और तीसरे अकाउंट पर रिमेनिंग $4,800 आपने डिपॉजिट कर दिया, तो आपका जो पहला आईडी है वो V1 क्वालिफाई कर जाता है। अब टोटल आपकी 4 आईडी पे $5100 का फंड स्टेक हो चुका है। तो यहाँ पे V1 के नाते आपको पूरी टीम के स्टेकिंग का यानी $5000 की स्टेकिंग रिवॉर्ड का 15% मिलता है और डायरेक्ट स्टेकिंग का जो है आपको 10% मिलता है। और बेसिक आरओआई अगर आपका 1% पे एग्जाम्पल हम ले, तो आपका जो टोटल आरओआई बनता है 1.25% का रिटर्न पर डे बनता है। और एक्यूमुलेशन के आधार पे आपका 30 दिन का जो कैपिटल गेन होता है वो 45% के अराउंड होता है। इसी प्रकार 90 डेज का जो कैपिटल गेन होता है वो आपका 205% होता है, यानी 90 दिन में आपका पैसा 3 गुना हो जाता है, क्योंकि रिटर्न पे आप कैपिटल भी जोड़ेंगे तो 3 गुना पे आप पहुंच जाते हैं। यानी ठीक 90 दिन में आप लगभग 2 गुना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बावजूद भी आपका कैपिटल स्टेक रहता है और आपके लिए रिवॉर्ड जो है अर्न करता रहता है। 180 डेज के लिए अगर आप स्टेक करते हैं तो आपका जो है कैपिटल गेन है लगभग 8.5 गुना हो जाता है और 360 दिन में आपका कैपिटल गेन जो है 86x के अराउंड पहुंच जाता है। इसी प्रकार अगर आप सेल्फ फंड से ऑर्गेनाइज वे में V2 क्वालिफाई करते हैं तो जस्ट 30 डेज में आपका जो रिटर्न है लगभग 50% होता है, 90 डेज में 234%, 180 डेज में लगभग 10x और 360 डेज में 123x तक आपका कैपिटल हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पे क्या है कि हर व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करता है, अलग अलग तरीके निकालता है कि कितना जल्दी वो अपने कैपिटल को यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे 2 तरीके जो हैं एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, बाकी आप सेल्फ एनालाइजेशन के आधार पे कुछ और तरीके भी बन सकते हैं तो आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं V3 प्रो मैकेनिज्म, यानी अपने कमाए गए प्रो टोकन को आप विड्रॉ कैसे करेंगे। विड्रॉ के लिए यहाँ पे 3 लेयर दी गई है, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। ये जो पहले हम बात करेंगे रेफरल इनकम की करेंगे। रेफरल इनकम के लिए सबसे पहले जो आपको फेस करना होता है वो बर्न मैकेनिज्म से गुजरना होता है। बर्न मैकेनिज्म में जो आपका बर्निंग रेशियो होता है वो 6:1 का होता है। यानी कि अगर आपने 6 प्रो टोकन कमाए हैं तो आपको 1 टोकन जो है बर्न करना होता है। एज पर एग्जाम्पल, जैसे डैप एप्लीकेशन पे आप देखते हैं आपके 6 टोकन अर्न हो चुके हैं, तो आपके डैप वॉलेट में 1 प्रो टोकन होना चाहिए बर्न करने के लिए। तो हम इसको बोल सकते हैं 1/7, यानी 7 में से 1 टोकन बर्न करना। 6 टोकन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने इनकम कर ली है। 1 टोकन आप जैसे ही बर्न करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसा कि सेकंड ऑप्शन में दिखाया गया है जब आप उसको क्लेम करेंगे। बर्न के बाद जब आप क्लेम करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज एंड 45 डेज मिलेगा। 7 डेज का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो टैक्स डिडक्शन जो है 15% होगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है 7 दिन में इक्वली डिवाइड होकर आपको रिसीव होगा।
15 दिन का अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो टैक्स डिडक्शन 10% होगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है आपका 15 दिन में इक्वली डिवाइड होकर आपको रिसीव होगा। 30 दिन का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो टैक्स डिडक्शन केवल 5% होगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है आपका 30 दिन में इक्वली डिवाइड होकर रिसीव होगा। 45 डेज के ऑप्शन में आपका टैक्स डिडक्शन 1% होगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है 45 डेज में इक्वली डिवाइड होकर आपको रिसीव होगा। तो यहाँ पे साथियों थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ। 7 दिन का साइकिल अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ कि 7वें दिन ही आपके लिए इजी कैसे हो जाता है। जैसे मान के चलो आपको पर डे 6 टोकन की इनकम आ रही है और आप उसका विड्रॉ प्रोसेस करते हैं और आफ्टर डिडक्शन आपके 6 टोकन मान के चलो रिलीज पूल में चले जाते हैं तो 7 दिन में डिवाइड होंगे तो ऑलमोस्ट 0.8 या 0.9 टोकन आपका जो भी बनता है पर डे। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं एक टोकन 7 टोकन पे, सॉरी आसान होगा समझाना। 7 टोकन अगर आपके पर डे विड्रॉल होकर के रिलीज पूल यानी सेकंड ऑप्शन में जा रहे हैं तो आपने पहले दिन विड्रॉ किया तो आपको एक टोकन रिसीव होगा, विड्रॉल के लिए अवेलेबल होगा। दूसरे दिन फिर अगर आप 7 टोकन विड्रॉ करेंगे तो एक टोकन पहले दिन का और दूसरा टोकन दूसरे दिन का, तो आपको 2 टोकन रिसीव होंगे। तीसरे दिन आपको एक टोकन पहले दिन से, दो दूसरा टोकन दूसरे दिन से, तीसरा टोकन 3 दिन से, यानी तीसरे दिन आपको 3 टोकन रिसीव होंगे, चौथे दिन 4 होंगे, पांचवें दिन 5 होंगे, छठे दिन 6 होंगे और सातवें दिन 7 टोकन आपके रिलीज होंगे। यानी अब आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको 7 टोकन डेली बन रहे हैं और आपके 7 टोकन ही डेली विड्रॉ हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ठीक 7वें दिन आपका डेली विड्रॉल साइकिल मेंटेन हो जाता है। अगर आप 15 दिन का साइकिल चूज करेंगे तो 15 दिन में आपका साइकिल मेंटेन हो जाएगा। 30 दिन का साइकिल चूज करेंगे तो 30th डे आपका साइकिल मेंटेन हो जाएगा और 45 डेज का साइकिल मेंटेन करेंगे तो 45th डे जो है आपका एवरीडे जनरेशन एवरीडे आपके वॉलेट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ ये था दूसरा पार्ट विड्रॉल का। अब बात करते हैं हम टर्बाइन मैकेनिज्म की। जैसे ही आपका रिलीज पूल से टोकन आप क्लेम करेंगे, मान के चलो 7 दिन में आपके 7 टोकन हैं और 24 घंटे बाद आपका पहला टोकन रिलीज हुआ और आपने पहले टोकन को वहां से क्लेम किया तो वो टोकन जो है आपका टर्बाइन में चला जाता है। अब टर्बाइन से अपने टोकन को विड्रॉ करने के लिए आपके वॉलेट के अंदर $60 यानी टोकन की वैल्यू का BEP20 USDT होना चाहिए। जैसे ही आप उसको क्लेम करेंगे तो वो आपका टोकन स्वैप हो जाएगा, यानी आपके जो $60 हैं वो टर्बाइन में चले जाएंगे और आपका जो टोकन है वो विड्रॉ होकर के आपके वॉलेट में आ जाएगा। और ठीक 24 घंटे के बाद जो आपका BEP20 USDT टर्बाइन में गया है उसका क्लेम बटन प्रेस करेंगे तो उसका टोकन भी विद इन सेकंड जो है रिलीज हो जाएगा। और यही सेम प्रोसेस जो आपको एवरीडे रिपीट कर सकते हैं या ठीक 7 दिन बाद इकट्ठा भी आप अपने टोकन को टर्बाइन से रिलीज करा सकते हैं। तो मात्र $60 एवरी डे आप उसको रोटेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे विड्रॉल मैकेनिज्म को थोड़ा सा मैं और डिटेल्ड एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि विड्रॉल मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको लेंथी फील हुआ होगा या थोड़ा आपको हैवी या थोड़ा ज्यादा डिडक्शन यहाँ पे रियलाइज हो रही होंगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल करना चाहूंगा। जैसे कि 7/1 टोकन आपका बर्न मैकेनिज्म में आता है, यानी कि ये होता है 14.42%, यानी इसको 14.5% की डिडक्शन एक तरह से आप रियलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है 15% का, 10% का, 5% का या 1% का, लेकिन हम मैक्सिमम को लेते हैं कि आप 7 दिन के साइकिल में विड्रॉ करते हैं और आप 15% टैक्स रिडक्शन देते हैं। तो 14.5 और 15.5 हुआ 29%। और जब आप अपने टोकन को सेल करते हैं तो 2.5% का स्लीपेज लगता है जो कि चौथे ऑप्शन में दिखाया गया है। तो टोटल जो डिडक्शन हुआ आपका 32%। अब हम कंपैरिजन करते हैं अनदर प्लेटफॉर्म से। अनदर प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, जैसे जैसे आपका लेवल बड़ा होता है तो आपको रीडिपॉजिट करना होता है हर लेवल के हिसाब से, जो कि आपकी टोटल अर्निंग का कम से कम 40 से 50% होता है। ठीक है। दूसरा, कई सारे ऑप्शन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आपने $1,000 डिपॉजिट किया और 3x इनकम यानी $3,000 कमाया तो वो सिस्टम बोलता है आपको रीटॉप अप करने के लिए, अपने अकाउंट को रीफिल करने के लिए। तो वहां पे आपको $1,000 डिपॉजिट करना होता है। $1,000 $3,000 का कितना बना, 33%। और उसके अलावा वहां पे 10% डिडक्शन भी होती है। क्लियर। तो अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे डिडक्शन जो है अनदर प्लेटफॉर्म की अपेक्षा काफी कम है। दूसरा, आपके हाथ में डिडक्शन को रिड्यूस करना भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 45 डेज का रिलीज साइकिल चूज करेंगे तो आपका टोटल डिडक्शन जो होगा 18.5% का होगा। अगर आपने 30 दिन का विड्रॉल साइकिल चूज किया तो आपका टोटल डिडक्शन जो 22.5% का होगा।
अगर आपने 15 दिन का साइकिल चूज किया तो टोटल डिडक्शन जो है आपका ऑलमोस्ट 25.5% का होगा। तो आपके खुद के हाथ में है अपने डिडक्शन को कम या ज्यादा करना। क्लियर है सर? तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं आरओआई की, आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड विड्रॉ। अब तक हमने जो बात की वर्किंग इनकम की, रेफरल इनकम की, अब हम बात करते हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड की। स्टेकिंग रिवॉर्ड में सबसे पहली बात यह है कि बर्न मैकेनिज्म अप्लीकेबल नहीं होता, यानी ये 14.5% की जो डिडक्शन है आरओआई पे लागू नहीं है। दूसरा, जो रिलीज पूल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्वेस्टर अपनी आरओआई को विड्रॉ करने के लिए अपनी टैक्स डिडक्शन को अपनी मर्जी से 1 से 15% पे मैनेज कर सकता है। क्लियर? वो 1% पे भी विड्रॉ कर सकता है और 15% पे भी कर सकता है। उसके बाद जो आपके टैक्स से टोकन सेल करने पे, क्योंकि बाय पे यहाँ पे 0 टैक्स है और सेल करने पे 2.5% का सेल्स टैक्स लगता है, यानी स्लीपेज लगता है, इसको भी आप 0 कर सकते हैं। आप चाहें तो टोकन को स्वैप पे सेल करें तो 2.5% स्लीपेज आपको लगता है। आप चाहें तो अपने विड्रॉ किए गए टोकन को अपनी टीम में P2P सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप और हम ये जानते हैं कि जब तक सिस्टम चलता रहता है तब तक डिमांड कभी पूरी होती नहीं है, लागत हमेशा बनी रहती है। तो आप अपनी टीम में सेल करके 2.5% को भी सेव कर सकते हैं। तो साथियों, ये था विड्रॉल मैकेनिज्म। यहाँ पे प्लान से संबंधित सारी चीजें जो है कंप्लीट होती हैं।